Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing the Specific Relief Act 1877 and in today's video we are going to discuss the second relief, that is specific performance of contracts. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का इंट्रोडक्शन देखा था और उसी के साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में जो पहला रिलीफ था दैट वाज रिकवरी ऑफ पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल। इस चीज को हमने डिटेल में डिस्कस किया था सेक्शन 1 से सेक्शन 11 तक। आज की इस वीडियो में हम दूसरे रिलीफ को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे जो कि स्टार्ट होता है सेक्शन 12 से सेक्शन 30 तक। अब इन सेक्शंस में हमें ये बताया हुआ है कि किन किन कॉन्ट्रैक्ट्स की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है, किन किन कॉन्ट्रैक्ट्स की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, कौन इन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को इन्फोर्स करवा सकता है और कौन सी पार्टीज इन्फोर्स नहीं करवा सकती। ये सारी चीजें इन सेक्शंस में डिस्कस की गई हैं। सो अब आ जाते हैं पहले पार्ट के ऊपर जो कि बात करता है कॉन्ट्रैक्ट्स विच मे बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड। कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाया जा सकता है। इसके साथ डील करता है सेक्शन 12 केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन्फोर्सेबल, यानी कि जहां पर अगर कोई बंदा आकर ये कहे कि मनी मेरे लिए एडिक्वेट रिलीफ नहीं है, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे डैमेजेस नहीं चाहिए, मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट ही परफॉर्म करना है जो इस पार्टी ने मेरे साथ किया है, तो फिर इन केसेस में उन कॉन्ट्रैक्ट्स की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाई जाएगी। अब कौन कौन से केसेस हैं ये डील करता है सेक्शन 12। सो सेक्शन 12 की बेयरट लैंग्वेज देखें तो उसमें बात की गई है except as otherwise provided in this chapter the specific performance of contract may in the discretion of court be enforced। अब पहली बात देखें तो इसमें कहा गया है कि इस चैप्टर में अगर कहीं पर कोई और बात लिखी गई है तो वो फॉलो होगी, यानी कि उसको छोड़कर अब बाकी सेक्शन 12 में जितनी भी सिचुएशंस बताई गई हैं उन तमाम कॉन्ट्रैक्ट्स की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी। इस चैप्टर में बाकी जहां पर अगर कहा गया है कि ये कॉन्ट्रैक्ट्स इन्फोर्सेबल नहीं है तो उन कॉन्ट्रैक्ट्स की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवाई जा सकती। सो सेक्शन 12 ने पहले एक्सेप्शन बता दी, फिर उसने कुछ सिचुएशंस, कुछ सर्कमस्टांसेस के बारे में बता दिया। सो पहली बात, व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन इज इन द परफॉर्मेंस होली और पार्टली ऑफ द ट्रस्ट। पहली बात की गई है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मुकम्मल तौर पर या जुज़वी तौर पर जिसकी परफॉर्मेंस होनी थी लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट किसी ऐसी प्रॉपर्टी से मुतालिक है जो एज ट्रस्ट जो है वो दी गई थी, यानी कि आपने अपनी कोई प्रॉपर्टी बतौर इमानत किसी दूसरे बंदे को दी और उस ट्रस्टी ने आपके बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और उसके हवाले से कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है तो वो भी होगी। सेकेंडली, व्हेन देयर एग्जिस्ट नो स्टैंडर्ड फॉर असरटेनिंग द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय इट्स लॉस, जहां पर इस चीज का अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि कितना नुकसान हुआ है कॉन्ट्रैक्ट की नॉन परफॉर्मेंस से, यानी कि आपने किसी ऐसी प्रॉपर्टी से मुतालिक कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है जिसके साथ आपकी कोई इमोशनल अटैचमेंट है, आपकी कोई जाती वाबस्तगी है, तो फिर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तो जो नुकसान है उसका अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता कि इसकी नॉन परफॉर्मेंस से कितना नुकसान हुआ है, ऑल्दो अगला बंदा डैमेजेस देने के लिए विलिंग है। Thirdly, when the act agreed to be done is such that pecuniary compensation for its non-performance would not afford adequate relief। तीसरी बात भी की है कि जहां पर
पेक्यूनरी कंपनसेशन क्या है? कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ मनी, जहां पर मनी जो है वो नुकसान की तलाफी नहीं कर सकती, यानी कि जो पैसे दिए जा रहे हैं, जो डैमेजेस दिए जा रहे हैं, वो नुकसान की तलाफी नहीं कर सकते। आपने कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म ही करना है। या फोर्थली, व्हेन इट इज प्रोबेबल दैट पेक्यूनरी कंपनसेशन कैन नॉट बी गॉट फॉर द नॉन परफॉर्मेंस ऑफ द एक्ट एग्रीड टू बी डन, या जहां पर ये प्रोबेबिलिटी है कि कॉन्ट्रैक्ट की नॉन परफॉर्मेंस के बाद किसी भी वजह से पेक्यूनरी कंपनसेशन दी ही नहीं जा सकती, किसी वजह से पेक्यूनरी कंपनसेशन हासिल ही नहीं की जा सकती। सो वहां पर आप अपने कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाओगे थ्रू कोर्ट। सो सेक्शन 12 ने हमें वो 4 सिचुएशंस बता दी, वो 4 सर्कमस्टांसेस बता दिए कि जहां पर नुकसान की तलाफी हो नहीं सकती, नुकसान की तलाफी का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। सो वहां पर आपने कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करना है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 13 के ऊपर। सेक्शन 13 बात करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ विच सब्जेक्ट मैटर पार्शियली सीज टू एग्जिस्ट। अब यहां पर क्या है कि जहां पर जिस चीज से मुतालिक आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो चीज एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन एग्जिस्टेंस नहीं है, तो क्या उस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी या नहीं, ये सेक्शन 13 बताता है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 56 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 56 में जो बात की गई है उसको छोड़ के जनरली पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती, जुजवी तौर पर कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस नहीं होती, लेकिन सेक्शन 56 में जो बात लिखी गई है उसको छोड़कर अब सेक्शन 56 क्या कहता है, ये क्वेश्चन अराइज हो रहा है। सेक्शन 56 कहता है कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी परफॉर्मेंस इम्पॉसिबल है क्योंकि उनके साथ कोई कंडीशन अटैच कर दी गई है, या ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो सिरे से वॉइड हैं या इनवैलिड हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट्स की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। लेकिन सेक्शन 13 कहता है अ कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट होली इम्पॉसिबल ऑफ परफॉर्मेंस बिकॉज अ पोर्शन ऑफ इट्स सब्जेक्ट मैटर एग्जिस्टिंग एट इट्स डेट हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। सेक्शन 13 ये कहता है कि जहां पर पार्टीज ने जब आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया तो जिस चीज से मुतालिक उन्होंने वो कॉन्ट्रैक्ट किया था वो चीज उस वक्त एग्जिस्ट कर रही थी, वो चीज इन एग्जिस्टेंस थी, लेकिन बाद में कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई कि वो चीज अब इन एग्जिस्टेंस नहीं है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट की भी स्पेसिफिकली परफॉर्मेंस हो सकती है। कैसे? अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं तो हमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 2 पार्टीज हैं ए और बी। ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया है, ए बी को एक घर बेच रहा है, इस घर के बेचने से मुतालिक कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, बी ने ए को उस घर की जो है वो एडवांस पेमेंट कर दी है, लेकिन बाद में कोई ऐसा नेचुरल डिजास्टर आया जिसकी वजह से ये घर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, अब वो अपनी असली हालत में मौजूद नहीं है, तो क्या हुआ? सब्जेक्ट मैटर सीज टू एग्जिस्ट हो गया। तो ये सेक्शन कहता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट फिर भी स्पेसिफिकली परफॉर्म होगा। कैसे? कि पार्टी ए ने जो पार्टी बी से परचेज मनी ली है वो उस परचेज मनी को पार्टी बी को रिटर्न करते हुए इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर सकती है। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 14 के ऊपर। अब सेक्शन 14 और जो सेक्शन 15 है उसको हम एक साथ देखेंगे क्योंकि सेक्शन 14 और सेक्शन 15 में बिल्कुल सेम बातें हैं, थोड़े से डिफरेंस के साथ, तो जब हम इनको इकट्ठा करके पढ़ेंगे तो हमें इजीली समझ में आ जाएगा। पहले आ जाती हैं सेक्शन 14 के ऊपर। सेक्शन 14 कहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज स्मॉल। अब इसमें क्या कहा गया है कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जहां पर उस कॉन्ट्रैक्ट के ज्यादा हिस्से की परफॉर्मेंस पॉसिबल है और थोड़े हिस्से की परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, तो उसको कैसे स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाया जाएगा। और सेक्शन 15 कहता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस वेयर द पार्ट अनपरफॉर्म्ड इज लार्ज, जहां पर ज्यादा हिस्से की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है ज्यादा हिस्से को परफॉर्म करना पॉसिबल नहीं है, तो फिर कैसे इसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस होगी। पहले देखते हैं सेक्शन 14 को।
where a party to the contract is unable to perform the whole of his part, but the part which must be left unperformed bears a small portion and admits of compensation in the money, the court may at the suit of either party direct the specific performance of so much of contract as can be performed and award the compensation in money for the deficiency. सेक्शन 14 ने कहा कि जहां पर पार्टीज ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया और उनमें से पार्टी जो है वो उस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए जो है वो अनएबल है, किसी वजह से वो उस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकती, लेकिन जिस हिस्से की वो परफॉर्मेंस नहीं कर रही वो एक स्मॉलर पोर्शन पर कंसिस्ट कर रहा है, वो लार्जर पोर्शन पर बेस नहीं कर रहा और साथ ही साथ वो जो है वो कंपनसेशन देने को भी तैयार है। फॉर एग्जाम्पल ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट किया, ए ने बी को कहा कि मैं तुम्हें अपनी 100 कनाल जमीन बेचूंगा, लेकिन उस वक्त जो 100 कनाल जमीन थी उसमें से जो 98 कनाल जमीन थी वो तो बी के अपने हिस्से में थी, उसकी अपनी मलकियत में थी, लेकिन जो दो कनाल जमीन थी वो किसी स्ट्रेंजर की मलकियत में थी। सो यहाँ पर ए अनएबल टू परफॉर्म दी होल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, वो बी को ये कहता है कि मेरे पास 98 कनाल तो मौजूद है लेकिन 2 कनाल किसी और की मलकियत में है, तो मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं कर सकता। सो ये सेक्शन 14 कहता है कि जिस हद तक ए वो अपना पोर्शन परफॉर्म कर सकता है कोर्ट उस हद तक उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करवाएगी और अगर वो कंपनसेशन देने के लिए भी तैयार है बाकी 2 कनाल से रिलेटेड, तो जो भी पार्टी कोर्ट में जाएगी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कोर्ट ये कहेगी कि जिस हद तक आप कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कर सकते हो उस हद तक परफॉर्म करो और बाकी जो पोर्शन अनपरफॉर्म्ड है उसकी आप कंपनसेशन दे दो दूसरी पार्टी को, यानी कि जो डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए कोर्ट जो है वो कंपनसेशन अवॉर्ड कर देगी। सो सेक्शन 14 ने क्या कहा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है जहां तक आप परफॉर्म कर सकते हो। अब सेक्शन 15 क्या कहता है, सेक्शन 15 ने कहा where a party to the contract is unable to perform the whole of his part and the part which must be left unperformed forms a considerable portion of the whole or does not admit of compensation in money, he is not entitled to obtain a decree for specific performance, but the court may at the suit of other party direct the party in default to perform specifically so much of his part as he can perform, provided the plaintiff relinquishes all the claim to further performance and all right to compensation either for deficiency or loss or damage sustained by him through the default of defendant। अब यहां पर क्या कहा है कि जहां पर पार्टीज ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और वो पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट के को पूरा का पूरा जो है वो परफॉर्म करने के काबिल नहीं है, लेकिन जिस पार्ट को वो परफॉर्म करने के काबिल नहीं है वो लार्जर पोर्शन पे कंसिस्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल इसी एग्जाम्पल को लेकर चलते हैं। लेट सपोज कि ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया 100 कनाल जमीन को बेचने से मुतालिक, लेकिन जो 60 कनाल जमीन है वो किसी स्ट्रेंजर की मलकियत में है और 40 कनाल जमीन जो है वो इस ए की मलकियत में है। सो यहाँ पर अनपरफॉर्म्ड पोर्शन कितना आ गया, वो लार्जर पोर्शन पे कंसिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किस तरह से करवाएगी, अब यहां पर ए कोर्ट में नहीं जाएगा बल्कि जो बी है वो कोर्ट में जाए, तो अगर वो चाहे उस पर डिपेंड करता है तो वो इस कॉन्ट्रैक्ट को 40 कनाल की हद तक इन्फोर्स करवा सकता है, लेकिन याद रखें जो पार्टी इन डिफॉल्ट है वो इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकती। जब ये बी कोर्ट में जाएगा अपनी मर्जी के मुताबिक इस 40 कनाल की हद तक को कॉन्ट्रैक्ट को इन्फोर्स करवाने के लिए, तो फिर अपने इस कुछ राइट्स इसको रिलिंक्विश करने होंगे, कुछ राइट्स जो हैं वो वेव ऑफ करने होंगे, कुछ राइट्स जो हैं वो छोड़ने होंगे। अब कौन कौन से राइट इसको छोड़ने होंगे, ये कोर्ट से कंपनसेशन कभी भी डिमांड नहीं कर सकता, ये कोर्ट से डेफिशिएंसी के लिए कंपनसेशन डिमांड नहीं कर सकता क्योंकि ये अपनी मर्जी से कोर्ट में आया है। और सेकेंडली जो भी नुकसान जो भी डैमेज इसको हुआ है डिफेंडेंट के डिफॉल्ट की वजह से, वो डैमेजेस भी डिफेंडेंट से क्लेम नहीं करेगा क्योंकि
किसी ने इसको बाउंड नहीं किया, ये अपनी कॉन्सेंट से कोर्ट में आया है और वो चाहता है कि जिस हद तक ये बंदा परफॉर्म कर सकता है उस हद तक तो करे ही करे। तो सेक्शन 15 ने क्या कहा, जहां पर अनपरफॉर्म्ड पार्ट जो है वो लार्जर पोर्शन पर कंसिस्ट कर रहा है तो उस कॉन्ट्रैक्ट की भी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है एट द कॉन्सेंट ऑफ द अदर पार्टी। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 16 के ऊपर। सेक्शन 16 बात करता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ इंडिपेंडेंट पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसका क्या मतलब है, सेक्शन की डायरेक्ट लैंग्वेज पढ़ते हैं। When a part of contract which taken by itself can and ought to be specifically performed stands on a separate and independent footing from another part of same contract which cannot be ought to be specifically performed, the court may direct the specific performance of the former part। अब इसकी डायरेक्ट लैंग्वेज देखें तो ये काफी कंफ्यूजिंग है, लेकिन सिंपली इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट के बहुत सारे पार्ट्स हैं और ये कॉन्ट्रैक्ट इन पार्ट्स में परफॉर्म होना है तो सेक्शन 16 कहता है कि जो पार्ट परफॉर्म हो सकते हैं उनकी हद तक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो क्लेम की जा सकती है। जिन पार्ट्स की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पॉसिबल नहीं है, जिस हद तक ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो सकते उस हद तक स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं की जा सकती। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट है सेक्शन 17, बार इन अदर केसेस ऑफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब ये सेक्शन क्या कहता है, द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट इन केसेस कमिंग अंडर वन और अदर ऑफ द थ्री लास्ट प्रीसीडिंग सेक्शन। अब यहां पर बार लगा दिया क्या है, किस चीज के ऊपर बार लगा दिया है, वही बात जो हमने सेक्शन 12 में डिस्कस की थी, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस चैप्टर। अगर इस चैप्टर में कहीं कोई बात लिखी गई है तो वो फॉलो होगी। सिंपली इस सेक्शन में कहा गया है कि जनरली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पार्शियली परफॉर्म नहीं किया जा सकता। शैल नॉट का वर्ड यूज हुआ है सेक्शन 17 के अंदर, मैंडेटरी प्रोविजन है, जुज़वी तौर पर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती सिवाय उन केसेस के जो हम अपने इससे पहले सेक्शन 14, 15 और 16 में डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर अनपरफॉर्म पोर्शन लार्जर और स्मॉलर पार्ट पे कंसिस्ट कर रहा था और जहां पे हमने कहा कि जिस हद तक पार्ट परफॉर्म हो सकता है वो पार्ट परफॉर्म करवाया जाएगा। सो जनरली पार्शियली किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, लेकिन इन सेक्शंस के अकॉर्डिंग हो सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 18 जो कि बात करता है परचेजर्स राइट अगेंस्ट द वेंडर विद इम्परफेक्ट टाइटल। अब यहाँ पर पहले समझने की बात क्या है, इम्परफेक्ट टाइटल से क्या मुराद है, ऐसा टाइटल जो कि अभी मैच्योर नहीं हुआ। एग्रीमेंट टू सेल इसकी एग्जांपल में ले लें, आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, उस बंदे ने वो चीज अभी आपके नाम पर मुंतकिल नहीं की, आपका टाइटल अभी मैच्योर नहीं हुआ, इम्परफेक्ट टाइटल है। तो अगर आप इस इम्परफेक्ट टाइटल के साथ उस चीज से मुतालिक किसी दूसरे बंदे से कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो उस परचेजर के क्या क्या राइट्स हैं। सेक्शन 18 कहता है वेयर द पर्सन कॉन्ट्रैक्ट टू सेल और लेट द प्रॉपर्टी हैविंग इम्परफेक्ट टाइटल द परचेजर हैज द फॉलोइंग राइट्स। जब आप अपनी इम्परफेक्ट टाइटल के साथ किसी बंदे को कोई चीज बेचते हो या लीज करते हो तो उस खरीदने वाले को या लेसी को जो है वो क्या राइट्स दिए गए हैं। पहला राइट, if the vendor or lessor has subsequently to the sale acquired any interest in the property, the purchaser may compel him to make the good out of contract। जहां पर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था इम्परफेक्ट टाइटल के साथ, लेकिन बाद में आपका टाइटल मैच्योर हो गया, वो चीज आपके नाम पर मुंतकिल हो गई, तो जिस बंदे के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया था वो अब आपको थ्रू कोर्ट कंपेल कर सकता है कि अब चूंकि ये प्रॉपर्टी आपके नाम पर आ चुकी है तो आप इस प्रॉपर्टी को मेरे नाम पर मुंतकिल करें। तो परचेजर का पहला राइट क्या है, थ्रू कोर्ट वो कंपेल कर सकता है जब आपका टाइटल मैच्योर हो जाए। सेकेंडली, वेयर द कंकरेंस ऑफ अदर पर्सन इज नेसेसरी टू वैलिडेट द टाइटल एंड दे आर बाउंड टू कन्वे एट द वेंडर्स रिक्वेस्ट, द परचेजर और लेसी में कंपेल हिम टू प्रोक्योर सच कंकरेंस। अब यहां पर कंकरेंस ऑफ अदर पर्सन्स की बात की गई है। कंकरेंस से मुराद है कॉन्सेंट, और ये हमेशा आती है जॉइंट ऑनर्स के केस में। फॉर एग्जाम्पल, जहां पर एक प्रॉपर्टी में जॉइंट ऑनर है और एक ऑनर बाकी ऑनर्स के बिहाफ पे किसी थर्ड पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, लेकिन अब जब उस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करने की बारी आई है तो बाकी ऑनर्स जो हैं उनको नहीं पता, उनकी कॉन्सेंट जो है नेसेसरी है इस कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए।
तो परचेजर क्या करेगा, वो कोर्ट में जाएगा और कहेगा कि इस बंदे ने बाकी ऑनर्स के बिहाफ पे मुझसे कॉन्ट्रैक्ट किया था, अब आप इसको कंपेल करें कि ये बाकी ऑनर्स की कॉन्सेंट लेकर आए और मेरे साथ इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करे। Thirdly, where the vendor professes to sell unencumbered property but the property is mortgaged for an amount not exceeding to purchase money, the vendor has the right to redeem and the purchaser may compel him to redeem the mortgage and to obtain the conveyance from mortgagee. इसमें मॉर्गेज प्रॉपर्टी की बात की गई है कि जहां पर कोई प्रॉपर्टी रहन पर दी गई थी। पहली बात तो यह है कि जब भी आप कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो ऐसी प्रॉपर्टी किससे मुतालिक करोगे जो हर किस्म की जो है वो बोझ से आज़ाद है। लेकिन अगर आपने किसी मॉर्गेज प्रॉपर्टी के ऊपर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और इस मॉर्गेज प्रॉपर्टी की जो मॉर्गेज मनी है वो परचेज मनी से कम है और आपके पास ये राइट है कि आप इस प्रॉपर्टी को राइट ऑफ रिडम्पशन इस्तेमाल करते हुए इसको हर किस्म के बोझ से आज़ाद करके लोन पे करके प्रॉपर्टी वापस ले सकते हो, तो फिर परचेजर आपको कंपेल करेगा कि इसे मॉर्गेज से आज़ाद कराओ और फिर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली परफॉर्म करो। लास्टली, वेयर द वेंडर सूज फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सूट इज डिसमिस्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ imperfect title, the defendant has the right to return of his deposit। अब यहां पर बात की गई है कि जहां पर वेंडर कोर्ट में जा रहा है, एक तो वो इम्परफेक्ट टाइटल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, फिर कोर्ट में जाके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का दावा लगा रहा है, तो कोर्ट उसका दावा जो है वो डिसमिस कर सकती है इस कंडीशन के साथ, इस ग्राउंड पे कि आपके जो टाइटल है वो खुद ही इम्परफेक्ट है, आप तो अभी इस चीज के मालिक ही नहीं बने। सो यहां पर जो परचेजर है वो इस वेंडर से डिपॉजिट मनी भी लेगा, जो उसने पैसे उसको दिए हैं इस केस पर जितना खर्चा आया है वो भी वसूल करेगा, और साथ ही साथ अगर कोर्ट कोई इंटरेस्ट लगा रही है इस कॉस्ट के साथ तो वो भी पे किया जाएगा इस वेंडर की तरफ से। सो सेक्शन 18 ने हमें क्या बता दिया, परचेजर का राइट विद इम्परफेक्ट टाइटल ऑफ द वेंडर। अब यहाँ पर सेक्शन 114 ऑफ कानून शहादत ऑर्डर जो है वो इन एग्जिस्टेंस आ रहा है, जो एस्टॉपल की बात करता है। यानी अगर आपने किसी के साथ कोई बात की है, किसी ने आपकी उस बात पर यकीन कर लिया है, तो अब आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते, यू आर स्टॉप्ड, आपको जो है वो स्टॉप कर लिया गया है। सो यहाँ पर भी यही कहा है कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया इम्परफेक्ट टाइटल के साथ तो बाद में आप अपनी बात से मुकर नहीं सकते। ये कॉन्ट्रैक्ट भी स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाए जा सकते हैं अगर सब्सिक्वेंटली आपका टाइटल मैच्योर हो जाता है तो। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 19 के ऊपर। सेक्शन 19 बात करता है पावर टू अवॉर्ड द कंपनसेशन इन सर्टेन केसेस। अब यहाँ पर कंपनसेशन की बात की गई है कि कोर्ट आपको डैमेजेस भी दे सकती है। कब दे सकती है कि अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जा रहे हो तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ आपको कोर्ट डैमेजेस भी दे सकती है। अब कब, इसमें कहा गया है कि अगर किसी बंदे ने दावा तामील मुख्तस मुआहिदा का कोई सूट फाइल किया है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का कोई सूट फाइल किया है और उस सूट के साथ वो कंपनसेशन भी मांग रहा है इन एडिशन टू, या सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के बदले में वो कंपनसेशन मांग रहा है, या तो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के साथ साथ कंपनसेशन या उसके बदले में कंपनसेशन मांग रहा है, तो कोर्ट उसको कंपनसेशन अवॉर्ड कर सकती है। लेकिन दो सिचुएशंस है। पहली कि अगर कोर्ट को लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती इस कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन पार्टीज के दरमियान जो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसको डिफेंडेंट ने ब्रीच किया है, उसको तोड़ा है, तो प्लेंटिफ इस ब्रीच के लिए कंपनसेशन के लिए इंटाइटल्ड है, तो वो इस केस में उसको कंपनसेशन अवॉर्ड कर सकती है जहां पर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। लेकिन दूसरी सिचुएशन कहती है कि अगर किसी केस में कोर्ट को ये लगता है कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकती है इस कॉन्ट्रैक्ट की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो काफी नहीं है, बल्कि इस कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच से जो प्लेंटिफ है उसको नुकसान हुआ है, इसको कंपनसेशन भी देनी चाहिए, तो फिर कोर्ट कंपनसेशन भी अवॉर्ड कर सकती है। और ये जो कंपनसेशन कोर्ट अवॉर्ड करेगी ये टोटली कोर्ट की डायरेक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी
कंपनसेशन देनी है, इस चीज का तयन भी कोर्ट करेगी कि कितने डैमेजेस देने हैं। लेकिन सिंपली सेक्शन 19 ने क्या कह दिया कि कंपनसेशन भी अवॉर्ड की जा सकती है, बट इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट। सो यहां पर क्या चीज क्लैरिफाई हो गई, दैट दिस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट इज टोटली द डिस्क्रिशनरी रिलीफ ऑफ द कोर्ट। कोर्ट की मर्जी पर डिपेंड करता है, कोर्ट को आप बाउंड नहीं कर सकते। कोर्ट चाहे तो आपको रिलीफ दे सकती है, ना चाहे तो वो रिलीफ नहीं दे सकती। उसके बाद आ जाती हैं सेक्शन 20 के ऊपर, लिक्विडेशन ऑफ डैमेजेस नॉट अ बार टू स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अब यहां पर लिक्विडेशन का मतलब क्या है, तस्फिया करना, कॉम्प्रोमाइज कर देना। अब इसका क्या मतलब है, जहां पर पार्टीज ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है। अब सेक्शन क्या कहता है, अ कॉन्ट्रैक्ट अदरवाइज प्रॉपर टू बी स्पेसिफिकली इन्फोर्स्ड मे बी दस इन्फोर्स्ड दो अ सम बी नेम्ड इन इट इज द अमाउंट टू बी पेड इन केस ऑफ इट्स ब्रीच एंड द पार्टी इन डिफॉल्ट इज विलिंग टू पे द सेम। वही बात मजीद सिंप्लीफाई करके बता देती हूं कि जहां पर पार्टीज ने आपस में कोई कॉन्ट्रैक्ट किया और एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्टीज ने उस कॉन्ट्रैक्ट से मुतालिक कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस भी डिसाइड कर ली और उन टर्म्स एंड कंडीशंस में ये चीज मेंशन कर दी कि अगर कोई भी पार्टी इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ती है तो फिर कितने डैमेजेस जो हैं, कितनी कंपनसेशन दूसरी पार्टी को पे की जाएगी और कौन पे करेगा, ये चीजें ऑलरेडी डिसाइड हो गई। उन्होंने अपने पास शराइत और जवाबित में ये चीजें लिख दी। तो सेक्शन 20 ये कहता है कि अगर तो पार्टी ने पहले से ये चीजें डिसाइड कर ली हैं, दूसरी पार्टी विलिंगली कंपनसेशन पे करने को भी तैयार है, फिर भी ये सेक्शन आपके ऊपर बार नहीं लगा रहा कि आप इस कॉन्ट्रैक्ट की स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं करवा सकते। हम टॉपिक क्या पढ़ रहे हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन 20 ने कहा कि अगर तो आपने आपस में कोई मुआयदा पहले से ही कर लिया है, फिर भी ये सेक्शन आपके ऊपर बार नहीं लगा रहा, आप फिर भी कंपनसेशन रिसीव करने के बावजूद भी कोर्ट में जाकर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट का दावा कर सकते हो और कोर्ट आपके इस कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिकली इन्फोर्स भी करा सकती है इवन आफ्टर यू हैव रिसीव्ड द डैमेजेस। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 12 से सेक्शन 20 तक, जिसमें हमने देखा कि कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनको स्पेसिफिकली इन्फोर्स करवाया जा सकता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकती। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज।